हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। यूपी आरबीएनएल TG2 इसरो यूपी पीसीएल के एग्जामिनेशन के लिए हमारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये वीडियो लेक्चर सीरीज है, जिसमें आज ये 23 नंबर की क्लास है। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे पहले भी हमारी ऑलरेडी 22 क्लास हो चुकी हैं, तो उनको आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप यूपी आरबीएनएल TG2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपकी पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स के अंतर्गत है, तो आप इसके लिए 5 मॉक टेस्ट जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट इसमें कवर किए गए हैं, ऑफलाइन ये PDF टेस्ट सीरीज है, इससे आप जुड़ सकते हैं। ये आपको बिल्कुल डेडिकेटेड न्यू टेस्ट सीरीज बनाई गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर पाएंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, बाकी की जानकारी यहीं से उपलब्ध होगी। इसके साथ साथ आपको इसमें 60 रुपीज़ का अमाउंट भी पे करना होगा। इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के हैंड रिटन PDF नोट कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे और इसके लिए अलग से चार्ज होगा, जिसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाली हमने क्लास में पढ़ा था, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था, चुंबक क्या होती है, कैसे काम करती है, कितने प्रकार की होती है और कौन कौन से पदार्थ जो होते हैं वो चुंबकत्व का गुण दर्शाते हैं और कितने टाइप होते हैं। ये सब चीज़ें हमने जो बेसिक थी वो सब कुछ हमने इसे पहली वाली क्लास में अच्छे से कवर किया हुआ था। सारे फैक्ट भी आपको बताए थे वहाँ पर कि आपके जो क्वेश्चन है वो कहाँ से बन के आते हैं। अब यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनको समझना ज़रूरी होगा, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आ पाएंगी। और यहाँ से भी आपकी जो ये इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, जो भी आपकी डेफिनेशंस हैं, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जहाँ पर भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे मैं वो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, देखिए आप जानते हैं कि आपकी एक चुंबक होती है, उसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक उसका साउथ पोल होता है। अब ये जो चुंबक है, इसका नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो या किसी भी आप डायरेक्शन में देखेंगे तो इसका कोई चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र का क्या मतलब हुआ, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब हुआ कि कोई एरिया इतना उसके पास जो है, कोई एरिया उसके द्वारा इतना जो है यहाँ पर कैप्चर किया हुआ होता है, जहां तक चुंबकीय क्षेत्र या फिर कोई वस्तु को अगर आप रखते हो जो कि इस चुंबक के द्वारा आकर्षित की जाती है, तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, आकर्षित होकर के चुंबक में चिपक जाएगी। एक यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल एक इस तरीके से कोई पर्टिकुलर एरिया होता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी रख दें, कितनी भी दूरी पर रख दें तो वो चुंबक उसको आकर्षित कर लेगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ उसका कुछ पर्टिकुलर एरिया होता है, कुछ ऐसा क्षेत्रफल होता है जहां तक ही वो उसको आकर्षित कर पाता है। अब मान लीजिएगा यहाँ पर मेरे पास एक चुंबक है, अब इसका क्या होगा, ऊपर की ओर भी कुछ एरिया होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिएगा यहाँ पर ये जो मैं आपको एरो दिखा रहा हूँ, इन एरो तक इसकी जो है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इस तरीके से उसके चारों तरफ होगा। तो ये जो चारों तरफ इसका यहाँ पर जो एरिया फैला हुआ है उसको क्या कहते हैं, उसको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। सीधी सी बात है, जहां तक चुंबकीय उस चुंबक का प्रभाव होगा, जितने एरिया तक, उसी को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। कि यहां तक इसका प्रभाव है तो इससे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाएगा। और अगर जितनी ज्यादा पास में होगा वो उतना ही प्रबल क्षेत्र होगा, और जितना ज्यादा दूर होते जाएंगे तो ये प्रबल जो इसका चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी प्रबलता कम होती जाएगी, यानी कि इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। तो इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर बात की गई है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, कि कोई तल में स्थित उससे जो परपेंडिकुलर जितनी भी उसकी बल रेखाएं गुजर रही हैं, जो कि उस प्लेन से संबद्ध है, उन्हीं को मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है, लेकिन आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आई होगी। तो आइए इसको पहले सबसे पहले आपको इसको डिफाइन कर देता हूं कि ये आखिर क्या चीज है। जैसे मान लीजिएगा ये मेरी चुंबक है और इस चुंबक का यहाँ पर क्या है, कोई चुंबकीय क्षेत्र है, कुछ इस तरीके से ये चुंबक है और यहाँ पर चुंबक का एक सरफेस दिखाया गया है, कोई ऊपर वाला सरफेस दिखाया गया है। तो ये ऊपर की ओर जो लाइनें निकल रही हैं, ये क्या है, इसकी चुंबकीय क्षेत्र हो गई। चुंबकीय क्षेत्र कहीं तक इसका प्रभावशाली होता है,
तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या है कि जो चुंबक है उसका जो तल है, तल का मतलब जो प्लेन यहाँ पर है, उस प्लेन से लंबवत, लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं कि समानांतर, बिल्कुल परपेंडिकुलर जो लाइनें वहां तक निकल रही हैं, इन्हीं लाइनों की संख्या को क्या कहा जाता है, इन्हीं लाइनों की संख्या को कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पर आप उसके दूसरे डायग्राम में देख सकते हैं, अलग अलग यहाँ पर डायग्राम भी दिखाए गए हैं कि ये मान लीजिएगा एक चुंबक है, उसका ये तल है और चुंबकीय तल से संबंधित एक दूसरा ये तल है, और उस पे जो ये लाइनें यहाँ पर दिख रही हैं आपको, लंबवत लाइनें निकली हुई हैं। लंबवत कैसा होता है, अगर ये तल है तो ये इस तरीके से परपेंडिकुलर, जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इस तरीके से जो लाइनें यहाँ पर दिख रही हैं आपको, इन्हीं को क्या कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और ये किसके रेफरेंस में होता है, ये उस चुंबक के तल के रेफरेंस में होता है। ये आप देख सकते हैं, ये इस मैग्नेटिक का प्लेन है और ये नॉर्मल प्लेन है। तो इस तरीके से इसको चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट में एसआई यूनिट जो कि सबसे ज्यादा उपयोगी होती है, सभी जगह एसआई यूनिट का ही यूज किया जाता है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम वेबर था, इन्हीं के नाम पर इसकी यूनिट को रखा गया है। इसके अलावा सीजीएस यूनिट भी हुआ करती थी। जैसे अगर मैं इसको एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट में जैसे किलोग्राम मेजर किया जाता है, और सीजीएस में क्या बोलते हैं, इसको ग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर मैं सीजीएस की बात कर रहा हूँ तो सीजीएस में इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मैक्सवेल होता है। ये मैक्सवेल जो एक दूसरे वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर इसको रखा गया था। तो सीजीएस में क्या है, मैक्सवेल है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये आप स्पेशली अगर सीजीएस के लिए पूछा जाए तो ये, लेकिन अगर केवल ये पूछा जाए कि मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, तो आपको फिर ऐसा ही मानकर ही लगाना है। कभी भी गलती से सीजीएस मानकर उसको मत लगा देना, उसको ऐसा ही मानकर ही लगाना होगा, और वो होता है वेबर। ठीक है, अगर बिल्कुल पर्टिकुलर ही पूछा जाए कि सीजीएस में क्या होता है, तो ही आपको मैक्सवेल उसका आंसर करना है। अदरवाइज वहां पर पूछा जाए कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसका यूनिट क्या होता है, तो वेबर होता है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज समझ गए। यहाँ से सिर्फ इसी तरीके का क्वेश्चन आता है कि पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही बनता है कि जो कोई भी अगर जो मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक एरिया होता है, उस मैग्नेटिक एरिया के जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर जितनी भी वहां पर फोर्स लाइन निकलती हैं, उस प्लेन से जो कि रेफरेंस में होती हैं, उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पर आपकी डेफिनेशन से संबंधित आता है, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो वेबर यहाँ पर यूनिट होती है। इसके अलावा इसके दो चार और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो उससे बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका मान क्या होता है, अधिकतम होता है। अधिकतम कैसे होगा, जैसे यहां पर देख रहे हैं आप, ये आपका एक कोई प्लेन है, चुंबकीय क्षेत्र है मान लीजिएगा यहाँ पर, और ऊपर की ओर प्लेन है कुछ इसी तरीके का। तो ये जो लाइनें निकल रही हैं, ये कैसे निकल रही हैं, ये लंबवत लाइनें निकल रही हैं। जब ये लाइनें लंबवत होती हैं तो इसका वैल्यू जो होता है, जो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होती है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा यानी कि अधिकतम होती है। ठीक है, वैसे ही इसके अपोजिट, अगर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो समानांतर हो, तल के समांतर हो, यानी कि तल भी इस तरफ है और चुंबकीय क्षेत्र भी आपका इसी तरफ है, तो इसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं अब, तो ये बद्ध रेखाएं किस तरीके से निकल जाएंगी, इसकी चुंबकीय जो मैग्नेटिक लाइनें थी, जो फोर्स लाइन थी, वो इस तरफ निकल जाएंगी। तो ऊपर की ओर तो कुछ गया ही नहीं, जब ऊपर की ओर कुछ नहीं गया इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लेन जो है ये समानांतर क्रम में है और समांतर में है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कि शून्य इसकी वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पर आपको दो पॉइंट याद रखने हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है अगर उसका लंबवत होता है, तल लंबवत होता है, तो उससे रेफरेंस में जो जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी, अधिकतम होती हैं। और यदि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उस चुंबक के समानांतर होता है, तो उससे बद्ध जो भी चुंबकीय फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने होंगे। इसके अलावा एक यहाँ पर फॉर्मूला आप देख सकते हैं, फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर है आपका फाई इज इक्वल टू वी इंटू ए, जहां पर फाई क्या है, फाई है वो मैग्नेटिक फ्लक्स, बी क्या है, बी है उस मैग्नेट की जो जितना भी एरिया है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है वो, और ए क्या है, ए आपको बताया था ना एक तल एक प्लेन होता है, तो ये उसी प्लेन का एरिया है यानी कि क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन में एग्जाम पूछा जा सकता है कि इस तरीके से एक न्यूमेरिकल आ सकता है छोटा सा, जिसमें आपको कोई भी दो यहाँ पर वैल्यू दी होंगी, तीसरे की वैल्यू पूछी जाएगी।
तो यहाँ पर आप फॉर्मूले को याद रखिएगा कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला V इंटू ए होता है। इसके बाद देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र आपको स्टार्टिंग में ही बताया हुआ है कि कोई चुंबक है, उसके द्वारा जो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया तक उसकी कुछ प्रबलता होती है, कोई क्षेत्र होता है जहां तक वो क्या करता है, वस्तु को आकर्षित कर सकता है। तो कोई एरिया, जहां तक वो एरिया है वही एरिया उसका चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी कि जहां तक चुंबक की प्रबलता मौजूद होती है उसे ही उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और इसका जो साइन होता है वो क्या होता है, बी में इसको दर्शाते हैं। और इसके अलावा अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट इसकी क्या होती है, वेबर इंटू मीटर। तो वेबर इंटू मीटर इसकी यूनिट होती है। इसके अलावा अगर हम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की बात करें तो इसी को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहा जाता है। दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। तो दोनों के नाम याद रखना आप कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वही क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहलाती है। इसका आपको यूनिट याद रखना होता है और इसकी परिभाषा के अनुसार ये है क्या चीज, तो ये भी आपको याद रखना होता है। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये क्या होता है। तो जब एक चुंबक और एक कोई कॉइल है उसके बीच में किसी प्रकार की कोई गति यानी कि कोई मोशन किया जा रहा है तो उस कॉइल में एक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो जनरेट हो जाता है। और यही जो भी आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हुआ है वो क्या कहलाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। और इसकी वजह से जो भी हमारी कॉइल थी अगर वो बंद है यानी कि उसका सर्किट बंद है, क्लोज्ड है, तो उसमें एक करंट जो है वो फ्लो हो जाती है। और उसी करंट को, जो करंट फ्लो हुई है उसी घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस बात को समझिएगा। इस बात में क्या कहा गया है, मान लीजिएगा यहाँ पर मेरे पास एक इस तरीके से एक चुंबक है। अब ये चुंबक है तो यहाँ पर मेरे पास एक कॉइल भी है, ठीक है, कुछ इस तरीके की कॉइल है। और ये कॉइल क्या है, पूरी तरीके से बंद है। बंद का मतलब एक सर्किट बना रही है पूरी तरीके से। अब अगर हम इस कॉइल को आगे ले जाएं या इस कॉइल को पीछे ले जाएं तो क्या होगा, तो ये होगा कि इस कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा जिसको क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और अगर ये कॉइल क्या है, पूरी तरीके से क्लोज है। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, सर्किट क्लोज होना। सर्किट क्लोज कैसे होता है, जैसे मान लीजिएगा ये मेरा एक सर्किट है और यहाँ पर मैंने कोई एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है या कोई भी एलिमेंट लगा दिया है या कोई छोटा सा बल्ब लगा दिया है, तो ये क्लोज सर्किट कहलाता है। तो अगर ये सर्किट क्लोज्ड है तो क्या होगा कि इस पूरे सर्किट में एक इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इसमें फ्लो हो जाएगा। और इस पूरी घटना को क्या कहा जाता है, जिसके माध्यम से इसमें करंट फ्लो हुआ है, उसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर जो हमने कॉइल ली थी, जो यहाँ पर आपको बताई थी कि जो पोल थे और उसके बाद जो यहाँ पर कॉइल ली थी, और अगर उस कॉइल में एन फेरों की संख्या, फेरे क्या होते हैं, उसके अंदर कितने टर्न्स हैं, जैसे कॉइल होती है ना तो उसमें टर्न्स बनाए जाते हैं इस तरीके से, जो उसके घेरे बनाए जाते हैं वो है, यदि एन फेरों वाली कुंडली का तल एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत हो तो चुंबकीय जो कुंडली है उससे बद्ध जो भी चुंबकीय फ्लक्स होगा उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू एन बी ए। अभी आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए होता है। लेकिन अगर एक एन फेरे वाली कुंडली आ जाती है तो उसकी जो जितने भी उसके अंदर फेरे हैं उनका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका इस तरीके का फॉर्मूला। और इससे आप क्या निकाल पाएंगे कि उस कुंडली से बद्ध जो भी चुंबकीय फ्लक्स है उसको आप इससे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये बात तो तब हुई जब बी क्या है, इसके परपेंडिकुलर, बिल्कुल परपेंडिकुलर तब होता है जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, इस तरीके से दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। मान लीजिएगा अब यहाँ पर एक चुंबक है और हमारी बिल्कुल जो कुंडली है वो बिल्कुल सामने से नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत एंगल बना रही है, यहाँ से आ रही है, तो ये क्या है, एंगल बन जाएगा। तो एंगल बनने की वजह से क्या होगा कि अब अगर हमें यहाँ पर इसका जो भी चुंबकीय फ्लक्स निकालना है तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। एन बी ए तो यही है, कॉस थीटा क्या है कि जो हमारी यहाँ पर कॉइल इस चुंबकीय पोल से जो एंगल बना रही थी
वो यहाँ पर एंगल cos थीटा में लेना होता है। तो इसके माध्यम से अब हम यहाँ पर जो भी चुंबकीय फ्लक्स जनरेट होगा उसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब आपको याद क्या क्या रखना है आपके एग्जाम के लिए, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किस तरीके से उत्पन्न होता है। तो ये उत्पन्न कब होता है, जब किसी चुंबकीय यानी कि जो चुंबक है उसके चुंबकीय क्षेत्र में कोई हम बंद कुंडली को लेकर के आते हैं, बंद कोइल को लेकर के आते हैं और इनके मध्य आपेक्षिक गति करवाई जाती है। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि एक विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाता है और अगर वो कुंडली बंद है तो उसमें ये धारा प्रवाहित होगी और इस पूरी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। अगर विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो घटना हुई है कॉइल और मैग्नेट के बीच, तो इसका अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना चाहें तो उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ये फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला तब जब दोनों जो हमारी मैग्नेट और जो हमारी कॉइल है उनके बीच जो एंगल बन रहा था वो कितना था, 90 डिग्री था, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और अगर उनके बीच एंगल कुछ और बन रहा है, 90 नहीं बन रहा है, 45 बन रहा है, 30 बन रहा है, 60 बन रहा है, तो फिर हमें यहाँ पर इसके लिए अलग से क्या करना होगा, cos थीटा मल्टीप्लाई करना होगा, इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से भी आप इसका निकाल पाएंगे। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना होगा, ये भी आपको याद रखना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। ये भी कुछ वैसे ही संबंधित हैं जैसे अभी हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को पढ़ा, तो इसी घटना के आधार पर फैराडे ने भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम दिए थे। इस नियम को क्या कहते हैं, यहाँ पर ये फैराडे के द्वारा दिए गए थे। तो यहाँ पर वही दर्शाया गया है कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कुंडली को रख दिया है, ये क्या है, आपकी एक कॉइल रखी हुई है और यहाँ पर चुंबक को पास में लेकर के आया जा रहा है। जब चुंबक को यहाँ पर पास में लेकर के आते हैं तो इस कुंडली में क्या हो रही है, करंट फ्लो हो जा रही है। ठीक वैसे ही अगर इस चुंबक को दूर ले जाते हैं, आपेक्षिक गति का मतलब यही होता है कि या तो आप चुंबक को पास लेकर के आए या चुंबक को दूर लेकर के जाएं, या फिर आप चुंबक को स्थिर कर दें, कॉइल को पास लेकर के आए या कॉइल को दूर लेकर के जाएं। कहने का मतलब यह है कि किसी एक को स्थिर करना होता है और दूसरी जो भी यहाँ पर वस्तु होती है उसको पास या दूर लेकर के जाना होता है, तो उसको कहते हैं आपेक्षिक गति। तो ये आपेक्षिक गति के माध्यम से क्या होता है कि अगर हम कॉइल को पास लेकर के आ रहे हैं या दूर लेकर के जा रहे हैं तो इस कुंडली में यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और ये जो हमारा सर्किट है ये बंद है क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, गैल्वेनोमीटर को लगा दिया। ये आप देख सकते हैं कहीं पर भी खुला नहीं है सर्किट, कहीं से इसमें तार ओपन नहीं है। तो क्या करना होता है कि इसमें हमें बंद परिपथ का उपयोग करना होता है। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या है, करंट फ्लो हो रही है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी यही दर्शाया गया है कि ये पहले नॉर्थ पोल की बात की गई थी कि अगर हम चुंबक का नॉर्थ पोल लेकर के आए तो भी करंट फ्लो होगी और साउथ पोल पास लेकर के आए या साउथ पोल दूर लेकर के जाएं तो भी यहाँ पर करंट फ्लो होगी। तो ये आपको फैराडे का नियम समझ में आया। बाकी यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी ये जो मैग्नेट थी, इसको देख लीजिएगा, यहां पर जो हमारी मैग्नेट थी अब इसका चुंबकीय फ्लक्स तो जनरेट होगा। अगर इसके चुंबकीय फ्लक्स की बात करें इस वाले पार्ट की, नॉर्थ पोल की, तो ये कुछ इस तरीके का निकल रहा होगा, इस तरीके से निकल रहा है, इस तरीके से। अब इसकी गति करवाई गई यानी कि इसको पास लेकर के आएगा तो ये चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया, यहाँ पर इसमें परिवर्तन हुआ ना। तो ये परिवर्तन क्या होता है, इसी की वजह से इस कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस सर्किट में एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है जिसका अस्तित्व उसी समय तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहे। ध्यान देना होगा यहाँ पर, आप जब तक मूवमेंट करते रहेंगे, जब तक यहाँ पर मोशन होता रहेगा यानी कि इनके बीच गति होती रहेगी, ये पास आ रही है दूर जा रही है, तभी तक इसके अंदर करंट फ्लो होगी। अगर आपने दोनों को स्थिर कर दिया तो फिर यहाँ पर दोनों को स्थिर करने का मतलब यह होगा कि चुंबकीय जो फ्लक्स जनरेट हो रहा था इस मैग्नेट में, ये यहाँ पर जनरेट तो होगा लेकिन इनमें परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि पास और दूर ले जाने पर ही परिवर्तन हो रहा था। तो यहाँ पर इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो इस कॉइल में फिर धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की वजह से ही विद्युत धारा जो जनरेट हो रही थी, यहाँ पर एक नया ईएमएफ जनरेट हो रहा था, वही ईएमएफ जनरेट
हो पाता है। ये किसने कहा था? ये फैराडे ने कहा था। और किस नियम पर आधारित कहा था? यानी इन्होंने कहा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित। तो इन्हीं ने इस नियम को क्या किया था? बनाया था। इसके बाद सेकंड नियम में इन्होंने कहा था कि प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है, यानी कि जो यहाँ पर ईएमएफ जनरेट हो रहा था, जिसके माध्यम से करंट फ्लो हो रही थी, प्रेरित विद्युत वाहक बल और जो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स था, उसमें जो चेंज हो रहा है वो क्या होता है? उसकी जो दर होती है, यानी कि उसकी जो रेट होती है, वो समानुपाती होती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर मैं ईएमएफ लिख दूं जो कि जनरेट हो रहा था, वो बिल्कुल इस तरीके से समानुपाती ही होगा फ्लक्स के। मतलब कि अगर फ्लक्स के मान में ज्यादा परिवर्तन होगा तो ज्यादा यहाँ पर धारा निकलेगी, अगर कम परिवर्तन होगा तो यहाँ पर कम धारा निकलेगी, और अगर कोई परिवर्तन नहीं होगा तो यहाँ पर कोई भी धारा नहीं निकलेगी। तो इन्होंने दो नियम दिए थे, दोनों नियमों को ध्यान से समझ लेना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले नियम में क्या कहा है? पहले नियम में ये बिल्कुल वही बात कह रहे हैं जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में आपको बताई थी, कि अगर किसी सर्किट को हम किसी भी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लेकर के आते हैं और उसमें उसके फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, तो उस सर्किट में एक विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाता है। और ये विद्युत वाहक बल तभी तक रहता है जब तक उस फ्लक्स के मान में हम परिवर्तन करते रहते हैं, यानी कि उसको, उस जो आपकी कुंडली और जो आपकी चुंबक थी, उसमें अगर उसके बीच अपेक्षित गति करते रहते हैं, तो ही इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आपका ये विद्युत वाहक बल जनरेट होता है। तो ये पहले नियम में कहा था। सेकंड नियम में क्या कहा था कि ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, ये चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के समानुपाती होता है। अगर मान चुंबकीय फ्लक्स को ज्यादा परिवर्तित करते हैं तो ज्यादा विद्युत धारा निकलेगी, कम परिवर्तित करेंगे तो कम धारा निकलेगी। यही फैराडे ने अपने नियम में कहा था। इसके बाद आते हैं लेंज के नियम पर। लेंज ने भी इसी से संबंधित एक नियम प्रतिपादित किया था। लेंज का नियम है जो कि आपको जानना जरूरी है। और लेंज के नियम से क्या होता है, इसकी क्या उपयोगिता है, ये भी अभी आपको बताएंगे, पर यहाँ पर लेंज के नियम को जान लेते हैं सबसे पहले। तो लेंज के नियम के अनुसार जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उसकी जो जितनी भी स्टेट होती हैं और उन स्टेट में जितनी भी वहां पर करंट निकल रही है, अगर हमें उस करंट की डायरेक्शन की बात करें तो वही उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। ये बात आपको यहाँ पर डेफिनेशन में समझ नहीं आई होगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको अब एग्जांपल से बताता हूँ। यहाँ पर लेंज ने अपने नियम के अनुसार क्या कहा था? अभी आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण बताया, उसके बाद फैराडे का नियम बताया। तो यहाँ पर समझिएगा कि ये हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है। अब इसमें मैंने एक ही टर्न रखा है, कई टर्न होते हैं, पर समझिएगा यहाँ पर बात को कि ये हमारे पास एक कॉइल है और ये हमारे पास एक चुंबक है। अगर हम इस कॉइल को पास लाएं या दूर लेकर के जाएं तो क्या होगा? इसमें एक विद्युत धारा जनरेट होगी। अभी अभी आपको ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार बताया। तो यहां पर लेंज ने अपने नियम में ये बताया था कि जो ये विद्युत धारा जनरेट हो रही है, किस वजह से जनरेट हो रही है? ये जनरेट हो रही है इसको पास लाने की वजह से। तो ये उसी का विरोध करेगी, ये पास नहीं आने देना चाहेगी। यानी कि जो विद्युत धारा जिस कारण से जनरेट हो रही है, ये उसी कारण का विरोध करती है। और इस विरोध की वजह से ही हमें इस विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान हो पाता है, यानी कि इस विद्युत धारा की दिशा को हम प्राप्त कर पाते हैं, जान पाते हैं कि कहां पर इस जो इलेक्ट्रिसिटी की जो यहाँ पर डायरेक्शन है उसको समझ पाते हैं। तो यहाँ पर लेंज के नियम के अनुसार क्या कहा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वो उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न हुई है। यानी कि अगर हम इसको यहाँ पर एन जो आप देख रहे हैं, एन सिरा की ओर लेकर के आए तो इसकी विद्युत धारा कुछ जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप एरो बना लें तो एरो से आप समझ में आ पाएंगे कि ये डायरेक्शन क्या हो रही है, ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, इस तरीके से चल रही है डायरेक्शन। समझ रहे हैं? ये एन सिरे की पास बात की गई है। ठीक वैसे ही जब हम इसको दूर लेकर के जाएं, इस कुंडली को दूर लेकर के जाएं तो क्या होगा? दूर लेकर के जाने का मतलब क्या हुआ? चुंबक, जैसे मान लीजिएगा आपके पास एक चुंबक है और इसका एन पोल इधर है और यहां पर भी इसका एन पोल है। एन पोल होने का मतलब क्या होगा? ये इसको वापस भेज रहा है क्योंकि एक जैसे पोल हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब हम दूर लेकर के जाएं तो ये एन पोल किस तरीके से बिहेव करेगा? ये इस तरीके से बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये दूर भेज रहा है। तो इसकी वजह से इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? एस की जैसी इसकी डायरेक्शन हो जाएगी कुछ। अगर आप इसको इस तरीके से मोड़ के देखें तो आपको ये दिखेगा कि ऐसी इसकी डायरेक्शन हो गई है।
तो लेंज के नियम से क्या मिलता है हमें, किसी सीधे चालक तार में विद्युत धारा की अगर दिशा ज्ञात करनी है, जो कि विद्युत धारा किस प्रकार की हो, प्रेरित विद्युत धारा हो, तो वो लेंज के नियम से हम ज्ञात पाते हैं। नोट यहां पर दिया गया है कि जब कुंडली का परिपथ खुला होता है तो फिर चुंबक को कुंडली के पास लाने या दूर ले जाने का कोई कार्य नहीं करना पड़ता, और इस वजह से वहां पर प्रेरित विद्युत धारा भी जनरेट नहीं होती। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये कुंडली खुली हुई है कहीं से तो इसमें प्रेरित विद्युत धारा जनरेट नहीं होगी। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर फ्लेमिंग का राइट हैंड का रूल। फ्लेमिंग ने राइट हैंड का एक रूल दिया था। ये भी क्या बताता है, ये भी किसी कुंडली में जो विद्युत धारा है उसकी दिशा को बताता है। अभी लेंज का नियम क्या बता रहा था, वो भी दिशा बता रहा था, लेकिन वो कैसे, एक सीधे चालक तार की दिशा को बता रहा था। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर कोई चालक तार है, किस प्रकार से कुंडली नुमा बहुत ज्यादा कुंडलियां हैं, तो यहाँ पर फ्लेमिंग के नियम के अनुसार इसकी डायरेक्शन को ज्ञात किया जाता है। इसके अनुसार क्या कहा गया था, फ्लेमिंग ने अपने इस रूल के अंतर्गत कि अगर आप अपने राइट हैंड को कुछ इस तरीके से रखें जिसमें आपका जो यहाँ पर अंगूठा है वो, और फर्स्ट जो फिंगर है वो, और मीडियम यहाँ पर जो मिडिल फिंगर है वो, इन तीनों के बीच अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, कुछ इस तरीके से, इस इमेज को ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरीके से अगर आपके हाथ को अगर आप करते हैं, उंगलियों को करते हैं, दाएं हाथ की उंगलियों को करते हैं, और तो इनके बीच क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल इनके बीच भी बन जाएगा। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आप उस डायरेक्शन को निकाल पाते हैं। इसके लिए क्या करना होता है आपको, यहाँ पर अलग अलग पॉइंट को देखना होता है कि जो आपका अंगूठा है वो उस गति को दिखा रहा है जहां पर गति हो रही है। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट फिंगर है वो क्या दिखाती है, चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है, और जो आपकी यहाँ पर मिडिल फिंगर है ये क्या दिखाती है, ये उस धारा की डायरेक्शन को दिखाती है। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि तीनों की डायरेक्शन को देख पाते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। तो यहाँ पर आपको ये सब चीजें याद रखनी होंगी कि फ्लेमिंग ने दाएं हाथ के नियम से क्या जानकारी दी थी, और लेंज ने अपने नियम से क्या कहा था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, फैराडे ने अपने नियम में क्या कहा था। तो ये सारी चीजें आपकी आज की क्लास में पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। इसके अलावा अगर आप मॉक टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जानकारी दी हुई है। 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, टेक्निकल सब्जेक्ट यहाँ पर कवर किए गए हैं। इसके लिए आपको 60 रुपीज़ का अमाउंट पे करना होगा। दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें तो बाकी की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर जरूर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।